नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जवाब देना पड़ेगा मैं आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में अपने भाषणों की शुरुआत में जो दीदी और दीदी बोलते थे उस पर अब सियासी बवाल हो चुका है। टीएमसी को पीएम मोदी का यह अंदाज अब चुभने लगा है। टीएमसी अब इसे महिला सम्मान से जोड़कर भी देख रही है। वैसे तो आपको बता दें कि ममता को सभी दीदी के नाम से ही बुलाते हैं, तो आखिर टीएमसी को दीदी बोलने पर चिढ़ क्यों हो रही है? आज की चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले मामला समझने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी, दीदी आप कहाँ हैं? दीदी आप सुन रहे हैं ना? ओ दीदी। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच सियासी बयानबाजी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बैटल ऑफ बंगाल में एक तरफ जहां पीएम मोदी है तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। कल यानी मंगलवार को तीसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे, लेकिन उससे पहले टीएमसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल की सियासत में कब किस बात पर विवाद शुरू हो जाए ये कहना तो मुश्किल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में अपने भाषणों की शुरुआत में जो दीदी और दीदी बोलते हैं उस पर अब सियासी बवाल शुरू हो गया है। दीदी, ओ दीदी, दीदी, हार आपके सामने है, अब इसे स्वीकार करिए। पीएम मोदी का ये अंदाज टीएमसी को रास नहीं आ रहा है। ये अंदाज टीएमसी को अब चुभने लगा है। कोलकाता में बीते दिन टीएमसी की महिला नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस शैली के साथ दीदी और दीदी कहते हैं वो गलत है और महिलाओं के लिए अपमानजनक है। दीदी, ओ दीदी, जिस तरीके से दीदी आप कहाँ हैं? दीदी आप सुन रहे हैं ना? ओ दीदी, इस शब्द को इस तरीके से प्रयोग करके दीदी का अपमान करना पश्चिम बंगाल के महिलाओं का अपमान है, देश के महिलाओं का अपमान है। अब आपको ये समझाते हैं कि आखिर पूरा विवाद है क्या। दरअसल बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर चरण के पहले 2 से 3 रैलियां कर रहे हैं। इनमें पीएम मोदी के निशाने पर ममता सरकार रहती है। अपनी रैलियों में पीएम मोदी ने कई बार ममता बनर्जी को संबोधित करते हुए दीदी ओ दीदी कहा है। प्रधानमंत्री का रैलियों में ममता बनर्जी पर यूं तंज कसना भले ही वह मौजूद समर्थकों को भाता हो, लेकिन तृणमूल कांग्रेस इससे खफा हो गई है। बंगाल सरकार में मंत्री शशि पांजा ने कहा कि एक प्रधानमंत्री से ऐसी उम्मीद नहीं की जाती है। वो जिस टोन में बात कर रहे हैं वो एक मुख्यमंत्री बंगाल की महिलाओं के लिए सही नहीं है। उसके अलावा टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने पीएम मोदी द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों को सड़क छाप भाषा करार दिया, तो वही डेरेक ओब्रायन ने भी उन्हें घेरा। हालांकि बीजेपी की ओर से टीएमसी के इन आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया गया है। खुद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने टीएमसी पर पलटवार किया और कहा कि टीएमसी अपना आपा खो चुकी है, इसी वजह से ऐसे आरोपों को लगा रही है। बंगाल में कुल वोटरों की संख्या 7 करोड़ 20 लाख है, जिनमें से कुल महिला वोटरों की संख्या 49% है। यही वजह है कि हर पार्टी महिला वोट बैंक को साधने की जद्दोजहद में लगी रहती है। बता दें कि ममता बनर्जी सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश में ममता दीदी के नाम से जानी जाती है। ऐसे में इसी मसले पर पीएम मोदी द्वारा किए जा रहे तंज को लेकर टीएमसी खफा है। बंगाल में 2 चरणों के लिए चुनाव हो चुके हैं। ऐसे में 2 मई को नतीजे आएंगे, उससे पहले दोनों पार्टियों में ऐसी जंग जारी रह सकती है। स्पेशल डेस्क आर्या न्यूज। तो बंगाल की लड़ाई अब दीदी पर है आई। आर्या न्यूज के सवाल आपको दिखा देते हैं। दीदी बोलने पर आखिर टीएमसी चिढ़ने क्यों लगी है, सबसे बड़ा सवाल है जो आर्या न्यूज पूछ रहा है। जवाब देना पड़ेगा मैं आपको बताते चलें। प्रधानमंत्री के दीदी बोलने से आखिर
टीएमसी को दिक्कत क्या हो चली है और दिक्कत यहां तक पहुंच चुकी है कि सारे महिलाओं के सम्मान से इसे अब जोड़ के देखा जा रहा है। तो आपको बताते चले, बंगाल का रण कौन जीतेगा इस बार, ये चुनावी रण कौन जीतेगा, ये भी सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है और सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है पश्चिम बंगाल की। अगर हम खास करके बात करें दीदी बोलने पर, आखिर टीएमसी को दिक्कत क्या हो चली है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने उन्हें दीदी नाम से संबोधित किया, उसके बाद बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो चुका पश्चिम बंगाल में। क्या टीएमसी महिला वोटरों को साधने की या कोई नई रणनीति है टीएमसी की, यह सबसे बड़ा सवाल है। इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए संदीप द्विवेदी बीजेपी के प्रवक्ता है, टीएमसी के प्रवक्ता है संजय चक्रवर्ती, कांग्रेस के प्रवक्ता है संदीप त्रिपाठी और इसके साथ सर्वेश पाठक जी है, राजनीतिक विश्लेषक है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, क्योंकि यह है लगातार पश्चिम बंगाल की बात करें तो ईवीएम पर सवालिया निशान बार बार खड़े हो चुके हैं। तो इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मोहम्मद अमीन, पूर्व ईसीआई अधिकारी हैं, आज हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है आर्या न्यूज पर। सबसे पहले मैं संदीप जी आपके पास आना चाहूंगी। दीदी बोल दिया प्रधानमंत्री ने, टीएमसी चिढ़ चुकी है। देखिए, यहाँ दीदी बोलने से टीएमसी नहीं चिढ़ी है। जिस तरीके से वो कहीं ना कहीं बंगाल में घिर चुकी है, तो वो उस राजनीतिक दौर से चिढ़े हुए हैं। आज अगर उन्हें दीदी शब्द भी कड़वा लग रहा है, तो कहीं ना कहीं बंगाल की जनता आज उन्हें कटघरे में खड़ा किए हुए है और उन्हें लग रहा है कि चाहे नंदीग्राम हो और चाहे बंगाल की जो अदर सीटें हैं, पूरे बंगाल से आज दीदी का सफाया हो रहा है। यहाँ दीदी बंगाल की बेटी की बात करते हैं, वही नंदीग्राम में नंदीग्राम के बेटे का मुद्दा उठा है, तो दीदी बौखलाई है। देखिए, वहां ममता बनर्जी के पास विकास की बात करने के लिए कोई मुद्दा रहा नहीं है। आज क्यों दीदी 15 साल के विकास की बात नहीं करती? क्यों उन्होंने आज 15 साल में जो काम किया उसके किसी भी एक घटना का जिक्र क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्हें पता है कि 15 साल सिर्फ उन्होंने बंगाल को लूटा है, तुष्टीकरण की राजनीति की और अपराधियों को बढ़ावा दिया है। उन्होंने आम गरीब और नॉर्मल इंसान को किसी भी तरीके से, हो सकता है उन्होंने सोच लिया हो संदीप द्विवेदी ने कि 5 साल और सत्ता आपके पास चली गई। नहीं देखिए संदीप जी, देखिए 5 साल का भी मैं हिसाब दे दूं कि दीदी ऐसा तो नहीं है कि 10 साल सत्ता में रही, इसके पहले राजनीति में नहीं थी, इसके पहले भी उन्होंने बंगाल के लोगों के बीच में सेवा की है, इसके पहले भी बंगाल के लोगों के बीच में रही है। 5 साल आपने और जोड़ दिया। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं ना। दूसरी चीज देखिए, ममता बनर्जी ने, अगर आप 10 साल की तो छोड़िए, आप पिछले 10 महीने की एक घटना बता दीजिए जिसका उन्होंने, आप विकास के नाम पर चुनाव लड़ने की बात क्यों नहीं करती हैं? आज क्यों आपको कहना पड़ता है कि मोदी जी दीदी दीदी कह के मुझे चढ़ा रहे हैं? आज आपको क्यों कहना पड़ता है कि मैं बंगाल की बेटी हूं? आप क्यों बात नहीं करती कि 10 साल में मैंने क्या ऐतिहासिक विकास किया है? क्योंकि आप घिर चुकी हैं, आपने तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में आप बैकफुट पे चली गई हैं और जनता आप बंगाल में बदलाव चाहती है। संजय चक्रवर्ती जी, जवाब दीजिए आप। चिढ़ क्या है आखिर? अगर प्रधानमंत्री ने दीदी बोल दिया तो दिक्कत कहाँ आ रही है? देखिए, एक सबका नाम होता है। आपने, मेरा नाम संजय चक्रवर्ती है, आपका नाम पल्लवी है, इस तरह के सबका एक नाम होता है, नाम के साथ उसको आदर के साथ पुकारा जाता है। ममता दीदी बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? दीदी ओ दीदी, जैसे लग रहा है कि रात को 2 बजे कोई भाई आया है और दरवाजा खटखटा रहा, दीदी ओ दीदी, मतलब ये इस तरीके से लग रहा है। ये एक प्रधानमंत्री की भाषा नहीं होनी चाहिए, एक सम्मान होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री की भाषा क्या होनी चाहिए? मतलब दीदी ना बुलाए तो क्या बुलाए? मैंने क्या बोला? ममता दीदी नाम है उनका, ममता बनर्जी नाम है उनका, ममता दीदी बोला जा सकता है। हमारे अभी क्या बोला? दीदी और दीदी, ऐसा कोई छोटा भाई रात को 2 बजे जबरदस्ती दरवाजा खटखटा करके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। ये है दिक्कत, ठीक है ना? तो इससे पूरे पश्चिम बंगाल की महिलाओं के प्रति सम्मान व्यक्त नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री, ये मान लिया ये शब्द शोभा नहीं देता है। जिस दीदी शब्द शोभा नहीं देता, नहीं, आप ममता दीदी बोलिए ना। नहीं, कौन सा शब्द शोभा नहीं देता? दीदी शब्द अच्छा नहीं है, ये शोभा नहीं देता। नहीं, ममता दीदी बोलते हैं, उनका नाम है एक तो, वो एक नहीं, आप ये बताइए, आपने कहा शोभा नहीं देता ये शब्द, कौन सा शब्द जो है वो शोभा नहीं देता है? जिस तरीके से, जिस उच्चारण के साथ, जिस टोन के साथ बोला जाता है। अरे टोन को 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए ना। मेरा आपसे सवाल है, टोन का जवाब मैं लूंगी जाकर के संदीप द्विवेदी से। मुझे ये जवाब दीजिए, कौन से शब्द से आपकी नजरों में, टीएमसी की नजरों में दीदी शब्द अच्छा नहीं है? दीदी शब्द अच्छा नहीं है, तो हम इसको इग्नोर करेंगे। दीदी शब्द अच्छा नहीं है। संजय जी, आपने कहा ये शब्द अच्छा नहीं है। सुनिए मेरी बात संजय जी, आपने कहा ये शब्द अच्छा नहीं है, दीदी शब्द अच्छा नहीं है। दीदी शब्द नहीं, मैंने कहा ना वो ममता दीदी है। नहीं, आपने ये कहा कि ये शब्द अच्छा नहीं है। आप मुझे ये बताइए, दीदी शब्द अच्छा नहीं है, दीदी शब्द अच्छा नहीं है। कि प्रधानमंत्री जी का भाषण इंटरनेशनल लेवल पे सुना जाता है,
वो दीदी किसको कह रही है? इंटरनेशनल लेवल पे ममता बनर्जी नाम जाना जाता है, न कि दीदी नाम से जाना जाता है। हाँ। तो इसी वजह से ये भाषा चुभती है। सबको लगता है कि एक कौन नाम सी भाषा उनका, चुप? मुझे एक यही वो जानना है मुख्यमंत्री कि है, सुनिए मुख्यमंत्री के संजय रूप में उनका चक्रवर्ती नाम जी, लिया जाना चाहिए। मुद्दे को मत घुमाइए, सुनिए मेरी बात, मुद्दे को मत घुमाइए, मुद्दे पर रहिए। दीदी शब्द अच्छा नहीं है, ये शोभा नहीं देता, दीदी बोलना किसी को शोभा नहीं देता। जवाब दीजिए। हाँ सुन ही रही हूँ मैं आपको। हाँ, मैंने फिर बोला आपसे कि प्रधानमंत्री जी का भाषण इंटरनेशनल लेवल पे सुना जाता है और ममता बनर्जी भी जो है इंटरनेशनल लेवल पे उनका भी एक नाम है। अगर वो दीदी बोले हैं तो किसको दीदी बोले हैं, किसको दीदी बोले हैं? या आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसको किस भाषा में इसको डिफाइन करेंगे? हाँ। किसको दीदी किसको बोला? और फिर नहीं तो प्रधानमंत्री आपको ये जी बड़े कंफ्यूजन हैं, हो पद गई भी बड़े कि हैं, इससे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ममता बनर्जी का नाम नहीं पता चलेगा, या फिर आपको ये प्रॉब्लम हो गई कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पश्चिम बंगाल की सभी महिलाओं की बदनामी हो जाएगी, ये आपको लगा, उनका सम्मान नहीं रह जाएगा। एक बात पर रहिए पहले संजय चक्रवर्ती जी, तो उनको दीदी एक बात बोलिए मेरे से, सुनिए एक बात बोलिए। या तो आप ये कहिए कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ममता बनर्जी की छवि खराब होगी, या फिर ये कहे कि लोग पहचान नहीं पाएंगे कि अच्छा दीदी ममता बनर्जी कैसे बोले, फिर नाम लेना चाहिए ममता बनर्जी, दीदी से ममता बनर्जी की पहचान नहीं हो पाएगी। या तो ये कहिए कि दीदी बोल लिया प्रधानमंत्री ने, इस वजह से पश्चिम बंगाल की सारी महिलाओं का अपमान हुआ है। एक बात बोलिए अभी। पहली चीज, वो प्रधानमंत्री जी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो कोई भाजपा के नेता नहीं है, वो आप प्रधानमंत्री जी मुझे हैं। अरे उनका छोड़िए ना पद एक बड़ा मिनट के है, लिए, आप मंच मेरे पे सवाल का छी-छी, जवाब छू-छू दीजिए करते हैं, पहले। वो अच्छी या बात सवाल का है। जवाब नहीं है आपके आप पास। विकास की बात नहीं करते हैं, वो अच्छी भाषा है। आप लोगों को जय श्री राम नहीं बोलने देते हैं, वो अच्छी भाषा है। आप लोगों को उनके फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करने देते हैं, वो अच्छी भाषा है। ये आप सिखाएंगे या संवैधानिक परंपराएं कहती हैं उनके हिसाब से चलेंगे आप टीएमसी क्या कहती है इससे देश नहीं चलता। संवैधानिक परंपराएं क्या कहती है, इस देश का संविधान क्या कहता है, वो डिसाइड करेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। और उसको इसके लिए इस देश में संवैधानिक एजेंसियां हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। ये चीज मत सिखाइए। अरे आप कहिए ना कि आज आपसे बंगाल की जनता नाराज है, वो आपसे हिसाब मांग रही है कि विकास की बात करिए। आप क्यों आज विकास की बात नहीं करते हैं? आज क्यों विकास की जगह आप छी छू में उलझे रहते हैं? क्यों आज आप विकास की जगह दीदी में उलझे रहते हैं? क्यों आज विकास की जगह आप जय श्री राम में उलझे रहते हैं? अरे बताइए ना कि क्या आपने बंगाल में विकास किया, किस लिए आपको जनता वोट दी? आप एक भी रैली बताइए ममता बनर्जी ने विकास की बात की हो, एक भी रैली बताइए कहा हो कि मैंने बंगाल में विकास किया, मुझे वोट दीजिए। आप ठीक है को उठा करके आप बोले कि वो क्या पहने, अब आप क्या बोले, जो बोलेंगे वही सच है। अरे आप भी नहीं बता पा रहे हैं कि दिक्कत क्या है। सर्वेश जी, मैं आपको लाना चाहती हूँ चर्चा में। आपको क्या लगता है, टीएमसी को दीदी शब्द से दिक्कत हुई है, या फिर एक सोची समझी रणनीति के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई ताकि पश्चिम बंगाल की जो महिलाएं हैं उन्हें इमोशनली टारगेट किया जा सके? देखिए पल्लवी जी, मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि ममता बनर्जी जो दीदी कहा जाता है उनको, और सभी सम्मान से उनका नाम लेते हैं, और जो हमारे प्रधानमंत्री है वो देश के प्रधानमंत्री है, उनसे ये चूक कभी नहीं हो सकती कि उनका जो नाम है वो गलत तरीके से लिया जाए। दूसरी बात कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगता रहता है चुनाव के समय। अगर दीदी सबसे उतने मतलब ओ दीदी कहने से उनको इतनी समस्या खड़ी हो गई है, तो उनकी भाषा आप देखिए। मैं आपको इस चुनाव में जितनी भी गाली गलौज हुई है वो अलग बात है, मैं 2019 की चुनाव में भी खींच के ले जाना चाहता हूं। उन्होंने क्या कहा था प्रधानमंत्री जी के बारे में कि उन्हें थप्पड़ मारेंगे। 2019 के मई की बात मैं बता रहा हूं, जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने टीवी पे एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने बोला था कि दीदी हमें हर साल 2 कुर्ता और रसगुल्ले बेचती हैं। फिर ममता बनर्जी जी ने क्या बोला था कि इस बार ऐसा रसगुल्ला भेजूंगी जिससे उसके दांत टूट जाए। मतलब जैसे लड्डू में कैस्यू और किशमिश होता है, तो रसगुल्ले में कुछ मिट्टी और उससे बनाएंगे। तो ये भाषा कैसी थी, और वो भी देश के प्रधानमंत्री जी के लिए। मैं संजय चक्रवर्ती जी से पूछना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे इमेज जाता है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी का इमेज नहीं है क्या? भारत के प्रधानमंत्री जी को कोई देश के राज्य का सीएम अगर उनको बोलेगा थप्पड़ मारेंगे या ऐसा रसगुल्ला देंगे जिससे दांत टूट जाए, और तो ये कैसी भाषा हो गई? जरा आप देश की जनता को बताइए, साथ ही साथ बंगाल की पूरी जनता को बताइए। ठीक है। अभी का अगर आप दौर देख ले कि जितनी गाली उन्होंने स्टेट से निकाला है, जैसे हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जी भी बोल रहे थे, साथ
छाछी छीछू बोलती हैं, तो ये कौन सी लैंग्वेज है? उनको अपने लैंग्वेज पे तो पहले कमांड करना चाहिए, क्योंकि वो एक महिला मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, ठीक है। मोहम्मद जी, मैं आपके पास सीधे आ रही हूँ, क्योंकि ममता बनर्जी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा है और उन्होंने आरोप लगाया है ये बीजेपी पर कि बीजेपी के जो गुंडे हैं खास करके पश्चिम बंगाल में आ चुके हैं और जनता को पैसा बांटने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। लगातार बात करें तो जो ईवीएम है वो भी सवालों के घेरे में रही है पश्चिम बंगाल में। अमीन साहब, देखिए, सवाल जो है चुनाव आयोग पे, और मैं क्या कहूँ कि विपक्षी दल जो हैं सत्ता में नहीं है, पावर में नहीं है, उन लोगों का अब एक सुनने में आता है, हर जगह देखिए आप, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, सभी के ऊपर कुछ ना कुछ ये लोग आक्षेप लगाते रहते हैं, उंगलियां उठाते रहते हैं। ऐसा नहीं है। चुनाव आयोग जब चुनाव शुरू होते हैं उससे पहले सारे विपक्षी और विरोधी दलों को बुलाकर सबकी मीटिंग एक साथ करते हैं। उनको जो भी ईवीएम होती है उसको भी दिखा दिया जाता है और जो भी उनकी बातें होती हैं रखी जाती हैं। इलेक्शन कमीशन पूरा फुल कमीशन बैठता है और उनके सामने जो बातें रखी जाती है विरोधी दलों की या सत्ता दलों की, वो लोग आते हैं, उनके प्रतिनिधि आते हैं, उनके नेता आते हैं और उनको सेटिस्फाई करके इलेक्शन कमीशन भेजता है। उसके बाद ये जो चुनाव होता है वो जनता और इलेक्शन कमीशन के बीच होता है। जब जनता चुनती है जिसको, उसको वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से अधिकारी सर्टिफिकेट देते हैं। अब बीच बीच में ये लोग इस तरह की बातें करते हैं। देखिए, चुनाव आयोग अब बहुत ही सतर्क हो गया है काफ़ी वर्षों से। जब एक तो ईवीएम आई थी, पहले क्या करते थे ये लोग, बक्सों को हमारे उठा ले जाते थे और उनको मोहर लगा के और डाल दिया करते थे और पीछे पीछे लोग भागा करते थे। तो अब वो सिस्टम नहीं है। ये खिलौने की तरह मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसको आप ले जाएंगे, टूट जाएगी, इसका कुछ नहीं होगा और ना हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब इन लोगों का एक बीच में एक प्रॉब्लम आई थी कि भाई हम वोट किसको डालते हैं हमें ये नहीं पता चलता। इससे बात इन्होंने शुरू की थी। तो इसके लिए वीवीपैट मशीन लगा दी गई। अब जो बटन दबाया जाता है, इनको एक सेकंड्स के लिए हर वोटर को पता चल जाता है कि उसने कितने बज के कितने मिनट पे और किसको वोट दिया है और उसके सामने स्लिप कट के पड़ जाती है। और हमारी मशीनें भी चुनाव आयोग की तरफ से न्यायालय में मांग ली जाती थी तो सील करके भेज दी जाती थी। लेकिन अब वीवीपैट की वजह से हम वो रोल को अपने पास रखते हैं इलेक्शन कमीशन, और समय पर जब पड़ता है तो उस रोल को वहाँ पर भेज दिया जाता है। एक तो ये बात रही। ईवीएम किसी भी तरीके से हर न्यायालय ने, चाहे वो स्टेट के उच्च न्यायालय रहे हो या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो, हर एक ने उसको वैधानिकता दी है, सर्टिफिकेट दिया है और हर पार्टी के दलों को भी सर्टिफाई किया गया है। आपको याद होगा एक बार इन लोगों को सबको बुलाया गया था, जबकि आपकी पार्टी ने खुल्लम खुला कहा था इलेक्शन कमीशन को कि ये हैकिंग होती है। हैकिंग के लिए फिर इन लोगों ने आरोप लगाया। अभी मैं पिछली चर्चा में था तो समाजवादी पार्टी की एक नेत्री कह रही थी कि हमको मशीनें छूने नहीं दी गई। भाई, हैकिंग का मतलब होता है दूर से हैक करना। अब उन मशीनों को अगर आप छू के पर करेंगे तो वो तो नहीं चलेगा, आप हैक करके दिखाइए। इसलिए उनको छूने नहीं दिया गया था। वरना मशीनें हमेशा हर दल के नेताओं को दिखाई जाती हैं और इनका एक सिस्टम बड़ा फुल प्रूफ है। जब चुनाव शुरू होता है हर बूथ पे इनका हर दल का नेता होता है, उसके एजेंट होते हैं, उनको दिखाया जाता है, बताया जाता है। और उन मशीनों में से जो मशीनें हमारे चुनाव के लिए रखी जाती हैं उनमें अटेंडम कोई भी मशीन उठा के देख सकता है, चेक कर सकता है। उसके बाद जो मशीन वोटिंग के लिए लाई जाती है उसमें हर एजेंट के हस्ताक्षर होते हैं और उसकी सील लगा दी जाती है। और ये मशीनें बाकायदा प्रोटोकॉल के तहत स्कॉट होके सील बंद होने के बाद सीधे ले जाके स्ट्रांग रूम में रख दी जाती हैं। और जब चुनाव की गिनती शुरू होती है उस दिन सारे दलों के नेताओं को दिखा दिया जाता है वहां पर ताला कि देखिए आपकी सील लगी थी, बाकायदा वीडियोग्राफी होती है। ये तो बेकार की बातें हैं कि जो हार रहे होते हैं। अब देखिए, कई प्रदेशों में ये हारे हैं और कई प्रदेशों में जीते हैं। जिसमें जीत जाते हैं तो बच्चों की तरह वही बात है कि बेईमानी कर ली एम्पायर ने, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, निष्पक्ष है, हर तरीके से कहना चाहते हैं, जवाब दीजिए। फुल प्रूफ है। मुझे लगता है ये 5 दिन से अपडेट ही नहीं है। ये 5 दिन की घटना है। अभी अब आसाम में जो घटना हुई है, मुझे लगता है आप अपडेट ही नहीं है कि भाजपा के जो है एमएलए की गाड़ी में ईवीएम मिला है। ये तो कहिए वहां पे कार्यकर्ताओं ने इनको दौड़ा के पकड़ लिया गया था रात को, वरना तो पता ही नहीं चलता कि ईवीएम किस तरीके से हैक जो आप कह रहे हैं, होती है, आरोप लगा रहे हैं, गलत आरोप लगा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की टीम होती है, मैंने कहा ना कि प्रिसाइडिंग अफसर को सस्पेंड कर दिया गया है और हमारी इलेक्शन की कमीशन की मशीनें ना तो कोई नेता लेके जा सकता है ना उस गाड़ियों में जा सकता है। वो अवैधानिक था, उसको अपनी गाड़ी में ले जाना चाहिए था और उसे प्रिसाइडिंग अफसर को वेट करना चाहिए था। वो गलत गया है, उसके खिलाफ भी एफआईआर हुई है और जिस नेता के यहाँ पाया गया उसके खिलाफ भी एफआईआर होगी। इसी दिन गृह मंत्री ने भारत के कह दिया था कि हमारे इलेक्शन कमीशन जो भी एक्शन लेंगे उसमें मैं सहमत हूँ। अपडेट रहिए प्लीज,
क्योंकि आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते। जब चुनाव समाप्त होता है, जब चुनाव समाप्त होता है और मशीनें ले जाई जाती हैं, पहले में ले जाई जाती है, उनके पीछे हर एक पार्टी का जा सकता है। ऐसा नहीं है, मुझे नहीं पता चलता इसमें क्या समस्या थी। और ये तो संजय चक्रवर्ती जी, ठीक है संजय चक्रवर्ती जी, आपके नेता ईवीएम घर ले जाते थे जो सरकार बन रही थी आपकी, कैसी आप हास्यास्पद बातें करते हैं? क्या लोकसभा इलेक्शन में जहां आप जीते वहां आप ईवीएम उठा ले गए थे? कम से कम विकास की बात करिए, कहिए ना कि 10 साल में आपने विकास नहीं किया, जनता आपको बदला लेने के मूड में है। कहिए न्याय की बात करें, ये ना विकास की बात करेंगे ना न्याय की बात करेंगे। संजय चक्रवर्ती जी, जांच का विषय है वो असम वाला मामला जो आप कह रहे हैं, ईसी का बयान भी उसमें उस मामले में आ चुका है। मैं सीधे संदीप जी आपके पास आ रही हूँ। अब बंगाल की लड़ाई जो है वो दीदी पर आ चुकी है, कांग्रेस क्या कहेगी इस मामले में? देखिए, कांग्रेस की तो बात आप दीदी और हमारे जो है भा काका पे ही मत रही है। कांग्रेस भी वहां पर वाम दल के साथ में मजबूती से के साथ चुनाव लड़ रही है और अब पिछले आधे घंटे से आपने बैठा रखा है। हमारे भाजपा के मित्र और टीएमसी के मित्र आपस में तू मैं नूरा कुश्ती कर रहे हैं और जो है आप हमारी बात आने नहीं दे रही। नहीं, आप बोलते तो मैं आपकी बात आने देती ना संदीप जी। देखिए, ऐसा आरोप मत लगाइए, आप पहले भी मेरे साथ चर्चा में शामिल हुए हैं, पूरा समय मिला है आपको। अब क्या करें संदीप जी, पता है बेहद महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि जिस तरीके से आपने ये आरोप लगा दिया ना कि आधे घंटे से बैठे हुए हैं, आपने बोलने का मौका नहीं दिया, तो सवाल में सीधा मैंने इसीलिए यही पूछा, कांग्रेस का क्या स्टैंड है? पश्चिम बंगाल में कहां है कांग्रेस, अगर पश्चिम बंगाल की बात करें? देखिए, पश्चिम बंगाल की ही बात करना, पहली बात तो यही एक अन्यायपूर्ण बात होगी। देश में 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं तो चर्चा तो 5 राज्यों की होनी चाहिए, पहली बात तो। और आसाम, लेकिन कमाल की बात यह है ना, 5 राज्यों की होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ पश्चिम बंगाल, अब ठीक है 5 राज्यों की बात करें, 5 राज्यों में कांग्रेस का क्या स्टैंड है? व्हाट इज दैट जी? 5 राज्यों में कांग्रेस कहाँ है सर? सुन लीजिए जी, बड़ी आसाम भाजपा के हाथ से जाने वाला है, तमिलनाडु में 0 से 0 रहेंगे, केरल में 1 से 0 हो जाएंगे। भाजपा की स्थिति आज यह है कि वो भूल गए आप, उसका भी नाम लीजिए एक बार। पांडिचेरी तो 0 ही है। अच्छा, कहाँ कौन सी पार्टी 0 होगी? भाजपा उधार की पार्टी। मुझे लगा सरकार आपकी गिर चुकी थी तो आप अपनी ही सरकार की बुराई करने लगे यहाँ पर। नहीं, अपनी सरकार की हम बुराई क्यों करेंगे? अपनी सरकार की बुराई करने के लिए तो नहीं बैठे हैं, ना भाजपा का प्रवक्ता बैठा है, ठीक है। हम सिर्फ कहना क्या चाहते हैं आप समझिए। आप जो भाजपा का एजेंडा सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित होकर रह गया है, इस बात को आप डिक्लाइन मत करिए। इस बात को समझिए कि वो सिर्फ जो है पश्चिम बंगाल की कर रहे हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि 4 राज्यों ऊपर चुके हैं, कम से कम जो बचा खुचा है पश्चिम बंगाल में, वहां पर इज्जत अपनी बचा लें और उस चुनाव को फोकस करके जो जहां पर उनका वजूद नहीं है, जबरदस्ती ममता जी भी चाहती है कि लड़ाई जो है भाजपा बनाम टीएमसी हो, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उनकी लड़ाई टीएमसी बनाम कांग्रेस और उसके गठबंधन साथी होंगे, उनको नुकसान झेलना पड़ेगा। तो और दूसरी बात, टीएमसी इसी वजह से जो है भाजपा को हाइप देती है, जगह देती है और उस जगह का उपयोग हमारे भाजपा करती है। अब रही बात दीदी और ये, इससे कोई मतलब नहीं है। हमारे संदीप द्विवेदी जी बार बार पूछ रहे थे कि ममता बनर्जी जी डेवलपमेंट की बात कर रहे। भैया, मोदी जी ने कौन सा डेवलपमेंट का बात कर लिया भाई? सोनार बंगाल में क्या बीजेपी की सरकार है संदीप जी? बंगाल में जिसकी सरकार है वही तो बात करेगा। और यहाँ जब डिबेट ही बंगाल के मुद्दे पे हो गई तो 5 राज्यों को क्यों बीच में ला रहे हैं? अरे राहुल गांधी वाला ज्ञान क्यों यहाँ फैला रहे हैं? अरे पहले आप डिबेट का मुद्दा समझ के आइए। आप दीदिया पे आरोप लगाएंगे, आप टीएमसी की वकालत करेंगे। अरे अपनी पार्टी की तो बताइए कहाँ है जब 3 मिनट दे रहा है? अरे हम तो 3 सीटों से मेजोरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, आप कहाँ हैं? आप ये बताइए, बंगाल में अपनी बात करिए। हरियाणा मॉडल फेल है, आप किस आधार पर जा रहे हैं भाई? अरे 5 राज्य में बीजेपी गारंटी से सरकार बना रही है, हरियाणा की तरफ तो आप सोचिए भी ना। जनता, अगर आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं, अरे पहले आप घर के कलह से ही निपट लीजिए। बहन भाई में जो नूरा कुश्ती हो रही है, इसके बाद किसी और की नूरा कुश्ती की बात करिए। एक दलित महिला लड़की को आधी रात को जला दिया जाता है, ये आपकी सच्चाई है, उसको पता चलता है। अरे राजस्थान में देखिए कहाँ क्या हो रहा है, आपको पता चल जाएगा।
अरे कभी जहां से 100 करोड़ वसूलते हैं उस राज्य की भी चर्चा कर लीजिए। केरल में क्या हुआ पूरे देश ने देखा, उसकी भी बात कर लीजिए। राजस्थान में कैसे 10 जनपद का 10% वसूला जा रहा है, उसकी भी बात कर लीजिए। उस पर जिक्र नहीं करेंगे, पोल खुलेगी आपकी। अरे कांग्रेस को पूरे देश से देश की जनता साफ करने के मूड में है। अभी आप बंगाल में आप उतने ही मजबूत है जितना राहुल गांधी की लीडरशिप मजबूत है, इसके अलावा कहीं दूर दूर तक नहीं है। आप गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने जा रहा है आपके नेता का। मोदी जी का जितने झूठ जो है ज्यादा है, उतने ही पीटे आपकी ज्यादा है पश्चिम बंगाल। अरे संदीप जी, थोड़ा टीएमसी के बारे में भी बोल देते तो ज्यादा सही रहता। सवाल मेरा वही था। सर्वेश जी, अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो कांग्रेस टीएमसी के बारे में कुछ भी नहीं कह रही है, आपकी नजरों से ऐसा क्यों? देखिए, कांग्रेस कहीं स्टैंड ही नहीं करती है। अगर बंगाल के इलेक्शन में आप देखें, कांग्रेस के प्रवक्ता अभी बता रहे थे कि हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं या जो है आपको, और बीजेपी का स्थिति अगर उनको देखना है तो 2019 के लोकसभा से उनकी तुलना कर सकते हैं कि बीजेपी जहां कुछ भी नहीं थी वहां 2019 के लोकसभा चुनाव में 18-19 सीट लेके आई कि नहीं, उसने अपनी सीट कितनी मजबूती की। कभी कांग्रेस पश्चिम बंगाल में मतलब उसके मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उसके बाद लेफ्ट पार्टी का शासन आया 34 साल। तो कांग्रेस अगर कहीं स्टैंड करती है तब तो वो ठीक से लड़ेगी ना। आपने दिल्ली में देखा था, वो पूरे तरीके से दिल्ली को छोड़ दिया था, दिल्ली से निकल गई थी। वही हाल इनका बंगाल में है। उन्होंने लेफ्ट पार्टी के साथ गठबंधन तो किया है, लेकिन उनकी स्थिति बहुत ही, क्या कह सकते हैं, मतलब अच्छी नहीं है, दयनीय नहीं है। दूसरी बात, अगर बात करते हैं राहुल गांधी की, अगर आप देखोगे अभी उन्होंने किसी को इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि हम अमेरिका की हेल्प ले सकते हैं इंडिया के लिए। इससे दुर्भाग्य भारत का और क्या हो सकता है कि जो भारत वर्ष अपने देश के जो अंदरूनी मामले है उसमें किसी बाहरी विदेशी ताकत का हस्तक्षेप करना नहीं चाहता, और जो इनके नेता हैं वो कह रहे हैं दूसरे को कि हम नहीं, अमेरिका आके यहाँ पे वो हस्तक्षेप करे। ये कितनी मतलब गलत बात है। ठीक है, संजय जी क्या कहना चाहते हैं? मैं पहले तो ये बता दूं कि कभी भी लोकसभा को राज्यसभा के राज्य के इलेक्शन के साथ नहीं जोड़कर देखना चाहिए। यही भाजपा है जो तो लोकसभा में दिल्ली के 7 सीटें मिली थी, लेकिन विधानसभा का चुनाव तो साफ हो गई। यही जो है भाजपा की सीट जो है राजस्थान में इनकी सारी सीटें मिली थी, लेकिन जब विधानसभा चुनाव हुआ तो उसमें हार गई। यही मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, आपका छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, ऐसे कई राज्य हैं जहां इन्होंने पूरा का पूरा विपक्षियों का सुपड़ा साफ किया था, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो इनका सुपड़ा साफ हो गया। तो इसलिए लोकसभा और विधानसभा दोनों अलग होते हैं। लोकसभा प्रधानमंत्री के लिए होता है, विधानसभा आपके मुख्यमंत्री के लिए होता है। अगर मोदी जी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो फिर हम यहाँ पे उनके बारे में डिबेट कर सकते हैं, लेकिन अभी तो इनके पास मुख्यमंत्री का कोई चेहरा ही तो नहीं है। अभी तक यही अच्छा, संजय चक्रवर्ती जी, ममता बनर्जी ने कहा है कि एक पैर से वो बंगाल जीतेंगी और दोनों पैर से जाकर के वो आगामी जो चुनाव होने वाले लोकसभा, हाँ सुना नहीं आपने, तो मैं वही कह रही हूँ आपसे, कौन से वाले पैर से पश्चिम बंगाल का चुनावी रण जीतने जा रही है संजय चक्रवर्ती जी? 2024 संजय चक्रवर्ती जी, ममता बनर्जी कौन से वाले पैर से ये बंगाल का चुनावी रण जीतने जा रही है? ममता दीदी हमारी जो है 2021 खेला होगा, अभी 2021 छोड़ दीजिए, थोड़ा सा परिवर्तन होगा। बंगाल में रहते हैं, बंगाल में ही बोल रखा है कि बंगाल में सुरक्षित बनारस में जाके सुरक्षित सीट ढूंढ ले, क्योंकि ममता दीदी वहां से खड़ी होने वाली है, खड़ी होंगी और वहां से। ठीक है, तब भी मैं आपको बुलाऊंगी कि वहां पर तो उन्होंने ये बोल दिया कि 2 पैरों से जाएंगे चुनाव लड़ने के लिए। बड़ा सवाल ये है, अरे सुनिए ना, बड़ी विडंबना की स्थिति है आपके साथ, सुना करिए थोड़ा सा, 2 कान दिए भगवान ने। मैं ये कह रही हूँ कि कौन से वाले पैर से पश्चिम बंगाल का चुनावी रण ममता बनर्जी जीतेंगी जाकर के? क्योंकि उनके पैसे आप खुद ही देख रहे हैं। नहीं, मैं एक्चुअली पीसीआर, अगर वो वीडियो आ गई हो तो जरा मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण सवाल मैंने पूछा और उसे चला दीजिए पीसीआर। अगर वो वीडियो आ चुकी है, आपने अभी कुछ देर पहले संजय चक्रवर्ती कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जिस तरीके से दीदी बोल दिया प्रधानमंत्री ने, तो छवि खराब हो रही है। एक और वीडियो होगी पीसीआर, वो वाली भी देखिएगा, वो भी चलाइए इसके साथ साथ। आपने संजय चक्रवर्ती जी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर प्रधानमंत्री ने दीदी बोला, इस वजह से ममता बनर्जी की छवि खराब हो रही है। मुझे ये तो नहीं पता कि आप ये वीडियोस देख पा रहे हैं नहीं, लेकिन मैं अपने दर्शकों को
मैं देख नहीं पा रहा, मैं बाद में लिंक अरे आपको भेजूंगा। मैं भेज दूंगी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं गेस्ट कोऑर्डिनेटर से कहूंगी आपको जरूर भेजे, और इन्हें व्हाट्सएप भी कर दीजिए जरा सा ये वाली वीडियोस जो है, ताकि तुरंत के तुरंत ये देखते भी रहे प्रभु। तो मैं अपने दर्शकों को फिलहाल बता दूं, ये जो वीडियो है आप इसमें साफ देख सकते हैं किस तरीके से ममता बनर्जी एक मंच पर हैं और उन्होंने वो जो उनका पैर फ्रैक्चर है उस पैर के ऊपर अपना दूसरा पैर रख दिया है जाकर के, ये उस एक मंच। हाँ ठीक है, आपने भी देखा होगा, एक और वीडियो है पीसीआर, वो जरा देखिएगा, वो भी देखिएगा। नहीं सुनिए ना संजय चक्रवर्ती जी, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कौन से वाले पैर से पश्चिम बंगाल के चुनावी रण को जीतने जा रही है। मैंने ये वीडियो, सुनिए संजय चक्रवर्ती जी, ये वीडियो मैं इस वजह से दिखा रही हूँ टेलीविजन स्क्रीन पर क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। गंभीर आरोप बीजेपी पर आपने जिस तरीके से लगा दिया कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ममता बनर्जी की छवि खराब करने की कोशिश यहां पर प्रधानमंत्री ने की है, तो इन वीडियोस से ममता बनर्जी की छवि तो बहुत बेहतरीन हो रही होगी, ऐसा कुछ है? देखिए पहली बार, हाँ। अब मुझे बोले दे। हाँ बिल्कुल, मैं तो जवाब लेना ही चाहती हूँ आपसे, जवाब पहली बार जब प्लास्टर चढ़ा होता है, प्लास्टर चढ़ने के बाद वो इस स्थान पूरे तरीके से सुन्न होता है। अच्छा। मैं इसलिए क्योंकि मैं जानता हूँ इसके बारे में, वो स्थान सुन्न होता है, उस पैर में कहीं कोई जोर नहीं पड़ता है क्योंकि प्लास्टर एक तरीके से पत्थर की तरह मजबूत होता है और वहाँ पैर अगर टिका हुआ है और उसके ऊपर आप पैर रख भी रही है, आपने पैर टूटा होने की बात कही और पैर सुन्न होने की बात की। दूसरी वीडियो अभी टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही है और थोड़ी देर चलाइएगा प्लीज न्यूज रूम, ठीक है? तो ये जो वीडियो है इसमें दोनों पैर बड़े आराम से ममता बनर्जी हिला रही हैं अपने एक पैर, जो एक्चुअली जो फ्रैक्चर वाला पैर बता रहे हैं वो पैर उनका व्हीलचेयर से नीचे था, आराम से आगे से ये देखिए आराम से अपना पैर उठाती हैं, पीछे की तरफ ये रखा उन्होंने और उसके बाद अपने फ्रैक्चर वाले पैर पर जो उनका पैर सही है वो उठा के रख देती हैं और कंटिन्यूअसली उनके दोनों पैर बड़े बेहतरीन तरीके से अपना जिस तरीके से एक नॉर्मल, सुनिए मेरी बात संजय चक्रवर्ती जी, ये दो वीडियोस में दिखा रही हूँ, यहाँ पर बात पैर टूटने की नहीं है, मैं आपके शब्दों से ममता बनर्जी की इस वक्त की स्थिति समझना चाहती हूँ। आपके शब्दों से संजय चक्रवर्ती जी, किसी व्यक्ति का पैर में अगर आपकी बात मैं मानूं, आपने जैसा कहा कि पैर सुन्न हो जाता है तो पैर तो मुझे लग रहा है हिलना भी नहीं चाहिए, जिस तरीके से उनका ये दूसरा पैर बेहतरीन तरीके से नॉर्मल है। अरे भैया इन्हें जरा सा व्हाट्सएप कर दीजिए ये वाली वीडियो ताकि ये अपने शब्दों को थोड़ा गंभीरता के साथ बोले। आपको मैंने पहले, सुनिए संजय चक्रवर्ती जी, पैर रखा जाता है तो क्या ये अरे पैर रखने की बात ही नहीं हो रही है संजय चक्रवर्ती जी, आपने ठीक वीडियो हटा दीजिए। सुनिए संजय चक्रवर्ती जी, पता क्या हुआ संजय चक्रवर्ती जी, आपने पहली वाली वीडियो देखी जिसमें वो अपने फ्रैक्चर पैर के ऊपर अपना नॉर्मल पैर रख देती हैं, आपने उसका जवाब दे दिया तुरंत जा करके। अब सबसे बड़ा सवाल, जब मैंने दूसरी वीडियो के बारे में जिक्र किया, आपने पहली वीडियो के बारे में कहा सुन्न हो जाता है, इस वजह से अपना दूसरा पैर उन्होंने रख दिया क्योंकि सुन्न पैर में तो कोई असर पड़ेगा ही नहीं ना। लेकिन जब दूसरा पैर उनकी वीडियो सामने आई और सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हो रही है, और हाँ संजय चक्रवर्ती जी, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लोग इसे देख भी रहे हैं आपकी जानकारी के लिए, ठीक है? तो इन वीडियो से क्या ममता बनर्जी की छवि खराब नहीं हो रही है? मैं समझना चाहती हूँ आपकी नजर में। मैंने क्या कहा बोला अभी कि आप किसी भी डॉक्टर से, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से जाकर के इस बारे में पता करिएगा कि अगर किसी के पैर में ऐसी चोट लगी हुई है, क्या वो एक पैर को दूसरे पैर में रख सकते हैं या नहीं रख सकते? और क्या दोनों पैर आराम से हिला भी सकते हैं? हाँ बिल्कुल हिला जा सकता है। लेकिन आपकी बात माने तो आपने पहले कहा कि पैर सुन्न हो जाता है संजय चक्रवर्ती जी। घुटने का चोट नहीं है, नहीं तो आपने पहले तो कहा कि पैर सुन्न हो जाता है, आपने पहले कहा था पैर सुन्न हो जाता है इसलिए दूसरा पैर उठा के रख दिया क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलेगा क्योंकि पैर तो सुन्न पड़ा है। पता चलेगा, मैं फिर बोल रहा हूँ किसी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए एक बार। कैसी बात करें? संदीप त्रिपाठी जी कुछ कहना चाहते हैं, आप अपने शब्दों को ही एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे संजय जी, आप अपने शब्दों को, अरे प्रभु सुनिए मेरी बात, आपने क्या बोल दिया, आप उसको कवर करने के लिए आप कुछ और बोल रहे, रहने दीजिए। संदीप त्रिपाठी कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद संदीप जी आपके पास आ रहे हैं। त्रिपाठी जी ठीक है, संजय जी आप पहले सोचिए कि सुन्न पैर था या फिर सही पैर था। संदीप जी नहीं सुन्न पैर मैंने बोला ना, तो रख कैसे दिया, हिला कैसे दिया? जा सकता है, संदीप त्रिपाठी होती है, ठीक है संदीप त्रिपाठी सकती है। देखिए आज मुद्दा ये नहीं होना चाहिए कि पैर टूटा है नहीं टूटा है, ये ना टीएमसी अगर मुद्दा बना रही है या भाजपा
उसका काउंटर कर रही है। ये मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, पश्चिम मुद्दा बंगाल क्या में होना चाहिए? होना क्या चाहिए कि आप कितना रोजगार दे रहे हैं, होना क्या चाहिए कि आप जो है महंगाई पर कैसे कंट्रोल करेंगे। भाजपा के हमारे मित्र को 18 सांसद वहां से मिले हैं, उन्होंने 18 सांसदों ने क्या काम संदीप किया जी, है बड़ा सोचनीय विषय है कि ये मुद्दे कांग्रेस को नजर ही नहीं आ रहे हैं। आप प्रत्यक्ष रूप से टीएमसी को समर्थन दे दिया है क्या कि कुछ भी नहीं सुनना है टीएमसी के खिलाफ? आपके हिसाब से आप समर्थन देने गई थी क्या? नहीं, मैं आपके हिसाब से जानना चाहती हूँ, आपके पास हिसाब से जवाब क्या नहीं है है? तो मीडिया अरे, पे बेहद क्यों आप गंभीर चिल्ला रहे मसला है हैं? भैया, बेहद गंभीर मसला है। आपकी नजर से टीएमसी के खिलाफ कोई भी मुद्दे पर चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। आपके हिसाब से पश्चिम बंगाल पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, आपके हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से कहीं चर्चा होनी ही नहीं चाहिए। जहां मामला टीएमसी का है चर्चा नहीं होनी चाहिए। संदीप त्रिपाठी जी, चर्चा ही नहीं होनी चाहिए, रहने दीजिए। संदीप द्विवेदी जी, जिस तरीके के आप लोग आरोप लगा रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं कि जिन डॉक्टर्स ने ममता बनर्जी का इलाज किया वो भी झूठे हैं? नहीं, देखिए डॉक्टर्स ने क्या इलाज किया, क्या डॉक्टर के पास भी गई या उन्होंने क्या व्यवस्थाएं ली, वो तो वही जाने। लेकिन हमने शुरू से कहा कि अगर उन्हें कहीं चोट लगी है तो भगवान उन्हें जल्द से जल्द स्वस्थ करे। और ये पैर देखिए, एक्चुअल में ये ममता बनर्जी जो पैर का ड्रामा कर रही है, वहां की जनता इसको जो देख रही है वो साफ तौर पे दिख रहा है कि ये बंगाल का जो विकास है उसको प्लस्तर से छिपाने की कोशिश कर रही है। और ये विकास की बात न करके जानबूझ के कहीं ना कहीं भड़काऊ बयान देके पूरा इमोशनल इलेक्शन करना चाह रही है। ये किसी भी तरीके से विकास की बात नहीं करेंगे, क्योंकि विकास के नाम पे वहां सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण और अपराधियों को बढ़ावा दिया गया है। वहां आम जनता सुकून से रह नहीं पाती, गुंडे खुलेआम लूटमार कर रहे हैं, और जिस तरीके से स्थिति हुई है वहां लोग परेशान हैं। और इसीलिए ममता बनर्जी को बहुत अच्छे से पता है कि अगर इस तुष्टीकरण को छिपाना है तो उन्हें कहीं ना कहीं इसी तरीके से इमोशनली ब्लैकमेल करना पड़ेगा। अब हमारे संदीप त्रिपाठी जी की मजबूरी है, उन्हें इसलिए कुछ नहीं दिखेगा कि उन्हें तो बस जो 10 जनपद का ऑर्डर आता है वही दिखता है, इसके अलावा तो कांग्रेस में और कुछ देखने की परमिशन ही नहीं होती है। 2014 के बाद से हमारे संजय जी मित्र जो बार बार अंतर्राष्ट्रीय पटल की बात कर रहे हैं, आपकी नेता जब आतंकवादियों के समर्थन में बयान देती है कि हम राजनीति छोड़ देंगे, तब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर फर्क नहीं पड़ता। और क्या उन्होंने राजनीति छोड़ दी? अरे आप अंतर्राष्ट्रीय पटल छोड़िए, बंगाल की जनता की चिंता करिए, बंगाल के मुद्दों की बात करिए, बंगाल के विकास की बात करिए। इधर मीडिया को झल्लाने से या जनता के ऊपर उल्टे सीधे बयानबाजी से इलेक्शन नहीं होता है। जनता के बीच में जाइए, आप विकास करिए कम से कम। तो आप उसको जो है मार के भगा देते हो। क्यों? हम लोग भी तो जाते हैं, हम लोग मजार पे जाते हैं, कभी किसी मुस्लिम ने मारा है? मार के भगा दिया भाई, भाजपा ने किसको मार के भगा दिया? अरे आप तो जय श्री राम वालों को जेल में डाल देते हो और आरोप कह रहे हैं कि भाजपा वाले ऐसा करते हैं। ममता बनर्जी जी ने कितने लोग जेल में डाले? 150 से ज्यादा भाजपा के कार्यकर्ताओं का मर्डर किया है टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने, उसमें आप 2 शब्द नहीं बोलते। आपके राज्य में लोग दुर्गा पूजा नहीं कर सकते, आपके राज्य में एक गरीब आदमी अपनी बेसिक सुविधाओं की फैसिलिटी नहीं ले पाता है, अगर उसको चाहिए तो अपराधियों से पहले उसको परमिशन लेनी पड़ती है। विकास की बात करिए, विकास की, वरना विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। वक्ताओं को सुना। अब सबसे बड़ा सवाल जो मैं संजय जी से जवाब लेना चाहती थी, लेकिन हालांकि वो कहीं ना कहीं दे नहीं पा रहे, इसलिए मैं एक राजनीतिक विश्लेषक, क्योंकि आप है तो विश्लेषण कर दीजिए जरा सा। अगर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर किसी चीज से किसी व्यक्ति की छवि खराब हो रही है और वही वक्त अगर कोई दूसरा कार्य करता है, तब भी तो छवि खराब ही है ना, क्योंकि आप तो सुन ही रहे थे। जवाब दीजिए। सही कहा आपने, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अगर ममता जी को या दीदी ओ दीदी कहने से इन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पे छवि खराब हो रही है, तो जब वो प्रधानमंत्री के लिए गालियां यूज करती हैं तब वो छवि खराब नहीं होती है। देखिए, उनका एक्सीडेंट होना एक ठीक है, महज संयोग है या जो भी हो, उसके लिए डॉक्टरी वो सहायता ले रही हैं और भगवान करे कि सब देशवासी चाहता है कि जल्दी वो स्वस्थ हो जाएं। लेकिन आपने उनका देखा होगा बहुत टाइम पे अगर किसी का भी पैर अगर टूट गया होता है तो उसको हिलाने डुलाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है। ऐसे डॉक्टर बोलते रहते हैं कि आप उसको घुमाते रहिए, लेकिन इस तरीके से कोई नहीं घुमाता जो इजीली वे में वो घुमा रही थी। दूसरी बात की मैं संजय जी से को बताना चाहूंगा, जैसे हमारे अमीन साहब ने बोला था कि जो ईवीएम की बातें हैं, तो ये टीएमसी वाले या कांग्रेस वाले हैं, ये न तो सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, न इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात को सुनते हैं, ये अपनी ही राग अलापते रहते हैं। तो इनके बारे में कुछ क्या कहा जाए? ठीक है, अमीन साहब।
जी पल्लवी जी, संदीप जी बस आपके पास आ रही है क्योंकि ईवीएम का मुद्दा आ चुका है और हमारे साथ अमीन साहब भी बैठे हुए हैं, इसीलिए मैं ईवीएम पे बात रखना चाहता हूँ। अच्छा नहीं तो जवाब तो ले लीजिए, सुन लेने दीजिए जरा सा, उसके बाद आप बोलिएगा। अमीन साहब मैं भी जवाब ही दे रहा हूं। सहमत हैं आप सर्वेश जी की बातों से? राजनीतिक पार्टियां सुनती नहीं है कि आखिर क्या कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या फिर ईसी की तरफ से, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। ईवीएम को आज तक कोई भी पार्टी ये नहीं कह सकती कि ईवीएम गलत है, क्योंकि हर पार्टी के लोग उससे जीतते हैं और हारते हैं। ये तो भाई जनता के पास जाना चाहिए कि जनता खराब हो गई है, मशीन खराब नहीं है, जनता खराब हो गई जो उनको वोट नहीं दे रही है। और जनता ही अच्छी है जो उनको वोट दे देती है, तो ईवीएम ठीक हो जाती है और ईवीएम खराब हो जाती है। जिसको सर्टिफाई किया जा चुका है, न्यायालयों ने कर दिया है और ऊपर से लेकिन सर्वोच्च न्यायालय कर दिया। 5 राज्यों में अभी चुनाव हो रहे हैं, अगर सिर्फ पश्चिम बंगाल को छोड़ दिया जाए तो 4 राज्यों में कहीं, हालांकि असम की तो तस्वीर सामने आई थी, लेकिन उस तस्वीर को अगर दरकिनार करें तो बाकी राज्यों में जो चुनाव हो रहा है तो कहीं पर भी टीएमसी माफ करेगा ईवीएम को लेकर के जिक्र नहीं हो रहा है। लगातार जिक्र हो रहा है ईवीएम को लेकर के, सवालिया निशान जहां खड़े किए जा रहे हैं, खास करके ईसी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, इसी पर भी भरोसा नहीं है। ये सिर्फ तस्वीरें पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है। क्यों? ईवीएम ही ने ही जो है राहुल गांधी को केरला में जिता दिया और ईवीएम ने ही अमेठी में उनको हरा दिया। ये तो जनता जानती है ना कि उसको किसको वोट देना है। और ये लोग अपना, संदीप जी आ रही हूं, अपनी परेशानी का ठिकरा, अपनी परेशानियों का, नाकामी का ठिकरा जो है हमारे इलेक्शन कमीशन के ऊपर फोड़ते हैं। ये बहुत गलत बात है इनकी। ठीक है, इससे हम बिल्कुल एग्री नहीं करते हैं। संदीप त्रिपाठी, ना इलेक्शन कमीशन एग्री करता है और ना इनकी बातों में इलेक्शन कमीशन आता है। हाँ ठीक है। देखिए अभी आप बात कर रहे हैं कि ईवीएम पर सवाल कांग्रेस उठा रही है, आज की विपक्षी पार्टियां उठा रही है। ईवीएम पर एक किताब लिखी गई है जो भारतीय जनता पार्टी के महर्षि जीवीएल नरसिम्हा राव जी ने लिखी थी, जीवीएल नरसिम्हा जी ने लिखी थी। एक किताब पूरी लिख डाली है। और सर्वप्रथम जो है लाल कृष्ण आडवाणी जी सुप्रीम कोर्ट गए थे, जिस आज वीपैट मशीन की बात हो रही है, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये संदिग्ध है और इसके लिए आप ये कुछ करिए और जिससे इसकी विश्वसनीयता बनी रहे। और रही बात, आपको पढ़ा है इसमें उन्होंने क्या लिखा है? अरे सुन लीजिए। नहीं हम सुन रहे हैं। क्या इलेक्शन के बाद कभी बीजेपी ने कहा है कि इलेक्शन में बेईमानी हुई है? क्या बीजेपी ने कभी इलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगली उठाई है? क्या बीजेपी ने कभी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उंगली उठाई है? कैसे हास्यास्पद बातें करते हैं। नहीं, वायनाड में आप जीत जाते हैं तो वाह बहुत अच्छी है ईवीएम, और अमेठी में जब आपकी लुटिया टूट जाती है तो खराब ईवीएम। अरे सर इस इलेक्शन कमीशन की पूरे वर्ल्ड लेवल पे तारीफ हुई है। इस देश के इलेक्शन कमीशन पे सबसे ज्यादा विश्वास पूरा विश्व करता है, आप उसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। आप तो देशद्रोहियों से भी गिरे हुए हैं। इन लोगों को ये नहीं पता है कि आज के देश में इलेक्शन कमीशन हमारे इतनी विश्वसनीयता है कि हम विदेश के लोगों को ट्रेनिंग देते हैं और हम बताते हैं कि इलेक्शन कैसे होता है। करने वाले हैं। अरे उसके लिए बना हुआ है कोर्ट, उसके लिए बना हुआ है संविधान। जवाब जीत जाए। आपको भरोसा कहाँ है? आपको कोर्ट में भी भरोसा नहीं है, आपको तो बस 10 जनपद पे भरोसा है, इसके अलावा आप किसी की बात कहाँ मानते हैं? अगर भरोसा नहीं है तो आप क्यों जाते हैं कि शिकायत लेके इलेक्शन कमीशन के पास, और क्यों न्याय के लिए जाते हैं? इलेक्शन के दौरान जाते हैं। 24 घंटे हमारे इलेक्शन कमीशन का कंट्रोल रूम खुला हुआ है, इलेक्शन कमीशन सुनता है, इसीलिए आप लोग जाते हैं, चाहे सत्ता पक्ष के हो चाहे विरोधी पक्ष के हो। अभी भी गए थे बंगाल में। आसाम में घटना कैसे हो गई? आसाम की घटना है दुर्भाग्य और उसका जांच की जा रही है। संदीप त्रिपाठी की बात पूरी होने दीजिए। संजय चक्रवर्ती जी होती है जो पकड़ में नहीं आती। संजय चक्रवर्ती जी इंतजार कर रहे थे वो अपनी बारी का। संदीप त्रिपाठी जी एक स्तंभ है, उनकी बात पूरी होने दीजिए। जो है इलेक्शन कमीशन पूरी सुनता है मीडिया की रिकॉर्डिंग। ठीक है, संदीप त्रिपाठी जी बात पूरी करिए। साल में जब इलेक्शन खत्म हो जाता है संजय चक्रवर्ती जी उसके बाद आपके पास भी अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, बात सुनी जाती है। ठीक है, संजय त्रिपाठी की बात कर रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन में भी इंसान ही है। और देखिए अभी असम में किस तरीके से इलेक्शन कमीशन के लोगों ने ही, अभी इलेक्शन कमीशन कोई आदमी नहीं है, लोगों का समूह है जो एक संगठन है जो चुनाव कराता है। इलेक्शन हो रहा है, देश में भी होता है, प्रदेशों में भी होता है। अगर किसी अधिकारी ने गलती कर दी है तो उसको आप क्या करेंगे? देखिए या भाजपा आप उसका न्याय कर दीजिए। ठीक है, इलेक्शन कमीशन को न्याय कर रहा है, भाजपा का दलाल दिखा करिए। संदीप जी आप जहाँ जहाँ जीते हैं अपने नेताओं से रिजाइन दिलवाइए, ठीक है, अपने मुख्यमंत्रियों से रिजाइन दिलवाइए और कहिए कि बैलेट पेपर से इलेक्शन होगा तभी हम कुर्सी पे बैठेंगे, वरना आप ईवीएम और इलेक्शन कमीशन पे उंगली उठाना बंद करिए। ठीक है सर्वेश जी, समय की कमी है, आपकी तरफ से लेना चाहूंगी।
ऐसी तस्वीरें खास करके पश्चिम बंगाल से क्यों सामने आ रही हैं? इस पहली बार ऐसा देखा गया है किसी चुनाव में कि ईसी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सर्वेश जी, आपका कहना सही है। अभी आप देखें, हमारे सामने अमीन जी बैठे हुए हैं और उन्होंने सारी बातें जो कांग्रेस या टीएमसी के प्रवक्ता को बता रहे हैं, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। अब इनको ये बताइए कि जो पिछले चुनाव हुए हैं, जहां की इन्होंने, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि हाँ बंगाल में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में जीता, तो उन्होंने कहा कि ठीक है ये स्टेट का इलेक्शन है, इसको कंपेयर मत करो। तो मैं स्टेट इलेक्शन पे आ जाता हूं। झारखंड में अभी कौन जीता? बीजेपी को बुरी तरीके से हराया गया, तो वहां तो ईवीएम से ही हुआ, तो वहां पे क्यों नहीं ये लोग कहे कि नहीं वो कैसे जीत गए? दूसरी बात, महाराष्ट्र की ओर लेके चलता हूं, वहां पे ईवीएम से ही चुनाव हुआ। बीजेपी और शिवसेना को पूर्ण बहुमत मिला था, लेकिन शिवसेना ने धोखाधड़ी करके कांग्रेस के साथ और उसके साथ राष्ट्रीय शरद पवार जी के पार्टी के साथ उन्होंने सरकार बनाया, तब भी तो ईवीएम के ही खेल से वहां पे सरकार बनाए हैं। तो ये ना तो सुप्रीम कोर्ट को मानने को तैयार हैं, न इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मानने को तैयार हैं। और जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया असम की घटना पे उन्होंने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि मैं इस पे संज्ञान में लिया है, दोषी अधिकारियों पे कार्रवाई की जाएगी, फिर वो उनको मानने को तैयार क्यों नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, सर्वोच्च संस्था को भी सुनने को तैयार नहीं है। समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। जवाब देना पड़ेगा। मैं फिलहाल के लिए, मेरे पास इतना ही समय था, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल आर्या न्यूज।